आज के क्लास में नहीं, बट इस चैप्टर के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका यूरिन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे किडनी करती है। हाउ मेनी किडनीज यू हैव? टू। अगर एक निकाल ली तो आपका काम चल जाएगा? यस सर। यस सर। बात सही है आपकी, एक काम निकाल लो चल जाएगा आपका काम। ठीक है, बात सही है आपका। आपका जो यूरिन फॉर्मेशन आपका होता है, यूरिन के अंदर बेसिकली होता क्या है? सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट और कुछ? वाटर। यूरिया, वाटर एंड देन यू हैव समथिंग लाइक ए यूरिया। यस, यूरिन में आपको यूरिया मिल जाएगा, ये आपको होते हुए देखने के लिए आपको मिल जाएगा जो आप बॉडी के बाहर निकालते हो, राइट। अगर आपकी बॉडी एक्सक्रीशन ना करे, अगर आपकी बॉडी यूरिया को बॉडी के बाहर ना निकाले, वेस्ट को बाहर ना निकाले, तो क्या लगता है क्या हो सकता है फिर? कोई भी रैंडम आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, अगर आप वेस्ट को बाहर ना निकाले तो? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होंगे, किडनीज। इंटरनल ऑर्गन्स में यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, राइट। मेरे कई सारे टिश्यूज के अंदर वो वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, तो वो वेस्ट नॉर्मल जो फंक्शनिंग होता है टिश्यू का वो अपना कर नहीं पाएगा, तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाँ, तो ये वेस्ट जो आपका बॉडी में क्रिएट हो रहा है, इसको आपको बॉडी के बाहर निकालना जरूरी है, बिकॉज अगर ये आपका बढ़ने लगा देन इट कैन अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो वहां पे होती है उसको वो अफेक्ट करेगा, वो अच्छे से वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। तो यस, ये चीज होना जरूरी है, यू हैव टू रिमूव द वेस्ट। कोई किडनी के रिलेटेड आप डिसऑर्डर बता सकते हो? एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू द किडनी? एक मैं बता दूं जो बड़ा कॉमन है, हिमाचल में बड़ा कॉमन है, वो अपना होता है किडनी स्टोन फॉर्मेशन। देखा होगा आपने, हर सेकंड घर के अंदर स्टोन वाली इशू आपको मिलता है, राइट। So kidney stone is a very common thing in your landscape and it is again that is something you have also heard of कि kidney stone formation आपका होता है, and yeah then you have to deal with that, you have to take medications या फिर आपको अपना वहाँ पे कई बार आपको सर्जरी भी कराना पड़ सकता है, राइट। तो ये सब हम देखेंगे, बट आज की क्लास में हम थोड़ा बेसिक लेवल को हम समझेंगे यहाँ पे कि आपका एक्सक्रीशन कैसे कैसे दूसरे एनिमल्स के अंदर आपका होता है, क्या क्या वो लोग यूज करते हैं एक्सक्रीट करने के लिए, एंड व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप एक्सक्रीट करते हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी ट्राई टू सी। ऑलराइट देन, चलिए देन मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ और हमारे यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करते हैं अबाउट योर excretory product and their elimination. ठीक है, तो स्क्रीन अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, वेट करिएगा। हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ पे एक जनरल आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देकर रखी है कि आपका एक्सक्रीशन यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिख के रखी है, उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट इट्स द एलिमिनेशन ऑफ अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट from the animal body to regulate the composition of body fluid and tissues is called excretion. So जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट आपका जनरेट होता है, उसको बॉडी के बाहर जब हम उसे निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सक्रीशन। दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माय एक्सक्रीशन, राइट। These waste product include ammonia, uric acid, urea, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस लाइक में Cl, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इनको आपको बॉडी के बाहर निकालना है और ये निकालने के लिए आपके यहाँ पे मदद की जाती है, लाइक दैट इज समथिंग डन बाय योर बॉडी। जब ये बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो इसको आप बॉडी के बाहर निकालते हो। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्पेसिफिक तरीके से बात करेंगे अबाउट द अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, इनके बारे में लोग बात करेंगे, राइट, एज अ वेस्ट, बिकॉज अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया आर माय नाइट्रोजनस वेस्ट। तो आज हमारा फोकस इनके ऊपर होगा। सो दीज आर माय नाइट्रोजनस वेस्ट। इनके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इनको बॉडी के आप बाहर कैसे निकालते हो, हम कैसे निकालते हैं और दूसरे एनिमल्स उन्हें कैसे निकालते हैं। विल ट्राई टू सी दैट। तो ये आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए, राइट। सो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया की। सो लेट मी टॉक अबाउट द अमोनिया। द वेरी फर्स्ट वेस्ट विल टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी योर अमोनिया। अब अमोनिया के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये हाईली टॉक्सिक होता है। इट इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, इज लाइक मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। ये आपका काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है।
और इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो अगर आपको इसको बॉडी के बाहर निकालना है, राइट, सो यू नीड अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर। सो होता क्या है, अमोनिया आपका सबसे टॉक्सिक होता है, एंड टू रिमूव दिस, टू रिमूव यू नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर। आपको चाहिए होता है एक बहुत ही हाई अमाउंट में पानी। यू नीड अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर। एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपके पास पानी रहेगा, तब आप इसको आप आराम से आप निकाल सकते हो यार। तो याद रखना ये आपका बहुत टॉक्सिक होता है, इट इज वेरी टॉक्सिक एंड यू नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव दिस फ्रॉम द बॉडी। ये बात पहले आप दिमाग में यहाँ पे बिठा लो। अब अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा पानी यहाँ पे चाहिए, तो आप मुझे बताइए कौन से एनिमल्स के अंदर अमोनिया एज अ वेस्ट निकाला जा सकता होगा? Aquatic animal. Amphibians. बिल्कुल सही, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर आप बेसिकली अमोनिया को बॉडी के बाहर निकाल सकते हो बिना कोई झंझट के, क्योंकि उनके पास पानी की कमी जनरली वहां पे उनके पास नहीं होती। सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर फिशेस, राइट, सो यू कैन हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ योर फिशेस। फिशेस आपके यहाँ पे सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है। फिशेस को अपने बॉडी से जो वेस्ट वो लोग निकालते हैं वो आपका होता है अमोनिया। They remove the ammonia from the body and that is removed because they have a ample amount of water in the surrounding. तो fishes आपका यहाँ पे हो गया। Then I can give you example of your something like your tadpole. टैडपोल आप जानते हो, टैडपोल जो बेटा आपका होता है वो बेसिकली आपका एक लार्वा होता है फ्रॉग का। तो ये भी क्या करता है, ये आपका अमोनिया एक्सट्रीट करता है। तो जो एनिमल्स आपके अमोनिया एक्सट्रीट करते हैं, याद रखना वो जनरली आपको एक्वेटिक आपको मिलेंगे। दे आर लिविंग इन द वाटर और दे आर लिविंग नियर बाय द वाटर। तो इनके पास पानी काफी ज्यादा होता है इनके सराउंडिंग के, तो सो दैट इज व्हाई ये अपना अमोनिया बॉडी के बाहर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फिशेस, टैडपोल, मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए विच कैन एक्सट्रीट द अमोनिया आउटसाइड द बॉडी। और इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अमोनोटेलिक। सच एनिमल्स ओवर हियर कॉल्ड एज माय अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक एनिमल्स, राइट, क्योंकि ये अमोनिया को बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं। अब एक और बात आप याद रखिए कि आपका जो अमोनिया होता है, हम लोग अमोनिया को एक्सट्रीट नहीं करते हैं, हम यूरिया को करते हैं। तो आपकी बॉडी में जब अमोनिया बनता है, आपके बॉडी में जब अमोनिया बनता है तो उस अमोनिया को आप कन्वर्ट करते हो यूरिया के अंदर। तो याद रखना ह्यूमंस में ये बात क्लियरली याद रखना कि ह्यूमंस के अंदर जब भी अमोनिया बनेगा, सो व्हेनेवर द अमोनिया इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, सो ये बात भूलना मत, ह्यूमंस के अंदर जब भी आपका अमोनिया बनता है, व्हेनेवर द अमोनिया इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, जब भी आपके बॉडी के अंदर अमोनिया बनेगा, सो दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू योर यूरिया। और ये प्रोसेस आपका होता है लिवर के अंदर। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि यूरिया फॉर्मेशन, अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपके स्कूल में आपका फ्रेंड अगर आपसे पूछ ले कि यूरिया फॉर्मेशन होता कहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा लिवर के अंदर। ठीक है, तो हमारे बॉडी में, ये ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस के अंदर अमोनिया बनता है, बट उस अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं लिवर के अंदर, राइट, उस अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर, एंड दैट विल बी हैपनिंग इन द लिवर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका हो रहा होता है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर आप यूरिया जब आपका बन जाएगा, तब आप इस यूरिया को किडनी के थ्रू आप बॉडी के बाहर निकाल देते हो। सो ये बात याद रखना, हम लोग अमोनिया को एक्सट्रीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं होता। इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, और हम इतना पानी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिश अफोर्ड कर सकती है, फिश के बॉडी से अगर पानी जा रहा है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट यहाँ पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सेस ऑफ वाटर लॉस। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना कि अमोनिया एक आपका टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक आपका ये होता है। इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा आपको पानी चाहिए होता है, राइट, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स इसको रिमूव कर सकते हैं बॉडी के बाहर बिना कोई तकलीफ, बिकॉज दे हैव एम्पल ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग। हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर, एंड दैट विल बी हैपनिंग इनसाइड द लिवर, और फिर हम उसे बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो हम अमोनिया नहीं निकालते, हम यूरिया निकालते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सी, ammonia is the most toxic and uric acid is the least toxic, right? The process of bringing ammonia is called as ammonotelism. जब आप अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे अमोनोटेलिज्म, राइट, एंड ऑर्गेनिज्म दैट एक्सट्रीट अमोनिया आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। जो अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। जैसे आपके यहाँ पे हो गया बोनी फिशेज,
aquatic amphibians and some insects. I would say यहाँ पे मैं mention aquatic insects and aquatic insects. So aquatic insects आपके हो गए यहाँ पे, amphibians हो गए आपके यहाँ पे, aquatic amphibians like your tadpole. Tadpole actually पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखना कि टैडपोल के अंदर वेस्ट जो बाहर निकल जाए वो अमोनिया है, बट फ्रॉग के अंदर अलग होता है, फ्रॉग के अंदर यूरिया होता है. सो जब टैडपोल मेरा फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो अमोनिया रिलीज नहीं करेगा बॉडी के बाहर, नाउ इट विल एक्सक्रीट आउट द यूरिया. ठीक है, तो याद रखना, ये कुछ एग्जांपल रखना फॉर द एनिमल्स व्हिच आर गोइंग टू बी अमोनोटेलिक एनिमल्स. तो ये बात रखना, और ये चीज भी क्लियर कट याद रखना कि टैडपोल के अंदर आपका जो वेस्ट निकाला जाएगा वो आपका अमोनिया होगा, लेकिन जब मेरा टैडपोल मेरा मेटामॉर्फोसाइज करके मेरा फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, द टैडपोल विल कन्वर्ट इनटू द फ्रॉग, वो टाइम पे इट इज गोइंग टू बी यूरिया. फ्रॉग के अंदर आपका चेंज हो जाता है, दैट विल बी यूरिया. ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल आ चुके हैं. यू कैन सी अ फिश, यू कैन सी अ टैडपोल, एंड यू बोथ नो दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द अमोनिया. दोनों के दोनों आप यहाँ पे अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, राइट. क्या आप सबने टैडपोल देखा है कभी? नो सर. No, टैडपोल sir. देखा लोगों ने? यस सर. अरे यस सर. यस सर. लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने देखा. बेटा टैडपोल तो बारिश के मौसम में आपको मिलेगा ये टैडपोल देखने के लिए. इट इज अ लार्वल स्टेज ऑफ माय फ्रॉग, और यही आपका फ्रॉग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. दिख जाता है बेटा, दिख जाता है. अगर आप पालमपुर के पास से हैं तो आप वो सौरभ वन विहार जाओगे ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे से लाइक बने होते हैं तालाब जैसे, राइट, छोटे छोटे एकदम शैलो वाटर वाले, उसमें आपको कई सारे दिख जाते हैं आपको वहाँ पे टैडपोल, राइट. सो फिशेस एंड टैडपोल्स आर अ गुड एग्जांपल. फिशेस में भी बोनी फिश याद रखना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउ माय यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे यूरिया की. सो नाउ विल टॉक अबाउट द यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट. ओके, अब यूरिया को अगर आपको बॉडी के बाहर निकालना हो तो पहले से याद रखना कि यूरिया आपका सबसे लाइक टॉक्सिक नहीं होता, ये मीडियम होता है, मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता. एंड यू नीड moderate amount of water to remove this. You need moderate amount of water for removing this. तो आपको इसको निकालने के लिए आपको एक मॉडरेट अमाउंट में आपको पानी की यहाँ पे जरूरत होती है. तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. ठीक है, एक बात और यहाँ पे याद रखना कि इसको जब आप, ये जनरली आपको मिलेगा उन एनिमल्स के अंदर जो आपके होते हैं टेरेस्ट्रियल. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो आपके रहते हैं यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दे विल एक्सक्रीट आउट द यूरिया. अब बात यहाँ पे ये आती है कि यूरिया को एक्सट्रीट करने का फायदा क्या होता है. अगर मैं एज अ ह्यूमन यूरिया एक्सट्रीट कर रहा हूँ तो मुझे फायदा क्या यहाँ पे मिल रहा है? तो याद रखना यहाँ पे फायदा ये है दैट वी आर एबल टू कंजर्व वाटर. यहाँ पे आपका वाटर कंजर्वेशन आपका हो जाता है. सो यूरिया जब आप एक्सट्रीट कर रहे हो तो आपका यहाँ पे वाटर कंजर्व हो जाता है. याद रखना, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज होती है वाटर को कंजर्व करना. सो दे वांट टू कंजर्व वाटर, सो दे आर नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन. दे आर नोन फॉर वाटर कंजर्वेशन. सो वो हमेशा से वाटर कंजर्वेशन करना चाहते हैं. ठीक है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिया को एक्सट्रीट करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन. क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको इसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, आपको एक मॉडरेट अमाउंट में पानी यहाँ पे चाहिए होता है, और आप बॉडी के बाहर आप वेस्ट भी आप यहाँ पे निकाल लेते हो. ठीक है, तो याद रखना जब भी हम बात करते हैं हमारे यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे कुछ मेरे एनिमल्स यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, जैसे हमारे ह्यूमंस हो गए. Humans are the best example of someone who is going to extract out urea. उसके साथ साथ यहाँ पे और भी एग्जांपल आप कह सकते हैं, लाइक योर शार्क. शार्क का भी देखा गया बेटा, शार्क भी आपका यूरिया ही एक्सट्रीट करती है, और कुछ और भी मेरी कार्टिलेजियस फिश होती है जो यूरिया एक्सट्रीट करती है, राइट. देन यू विल ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर फ्रॉग. फ्रॉग आपका यूरिया एक्सट्रीट करेगा. और अगर आपको याद हो तो अर्थवॉर्म भी आपका यूरिया ही एक्सक्रीट करता है. अर्थवॉर्म भी आपका यहाँ पे यूरिया ही एक्सक्रीट यहाँ पे करेगा, राइट. तो मैं ह्यूमंस यहाँ पे लिख सकता हूँ, उसके साथ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैमल्स. लाइक सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज अ मैमल्स. सो मैमल्स आर नोन टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया. और ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जो आपके यहाँ पे यूरिया को बॉडी के बाहर निकालेंगे, तो याद रखना ये लोग क्या करते हैं, इनकी किडनी क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है और फिर उसे बॉडी के बाहर निकालती है. सो ये जो सारे मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल है, these example can be called as my ureotelic animals. You can call them as a ureotelic
animals. So this is something you can call them. You can call them as यूरियोटेलिक animals, क्योंकि ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं. याद रखना इसका एडवांटेज क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एडवांटेज मुझे क्या मिल रहा है, तो आप वाटर यहाँ पे कंजर्व कर पा रहे हो. You are able to conserve the water. So याद रखना, you are able to conserve the water. ये याद रखना, ये इसका फायदा होता है. तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब लैंड पे एनिमल्स आने लगे, जब लैंड पे एनिमल आने लगे, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था वाटर को कंजर्व करना. ठीक है, पानी में हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप लैंड पे रह रहे हो देन यू हैव टू कंजर्व द वाटर. और इसलिए आपको मिलेगा यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन होने लगा बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ द लिवर. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर आप यूरिया बना लो लिवर के अंदर, तो ये करने के लिए थोड़ा एनर्जी को आपको स्पेंड करना पड़ता है. यू हैव टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना कि जब आप बॉडी में यूरिया बना रहे होते हो, यू हैव टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. राइट, सिंपल सी बात है बेटा, अपने आप तो बनेगा नहीं वो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो दैट मीन समझ जाना कि यहाँ पे एटीपी का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज भी आप दिमाग में रखना कि ये सब करने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर देयर, और ये लोग कर सकते हैं. दिस एनिमल डू दैट एंड दे क्रिएट द यूरिया. ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई भी चीज समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना. राइट, तो ये बात आप यहाँ पे सुनो. सो वी कैन सी दिस चार्ट लेटर. अब यहाँ पे हम देखते हैं. The organism which releases urea as a nitrogenous waste is called as my ureotelic organisms, right? The mammals, terrestrial amphibians are the best example. Mammals, terrestrial example आपके best example है. मैंने और example आपको यहाँ पे दिया, shark भी आपको example दिया था, and you also have a earthworm as well. The process of removing urea is called as my ureotelism. जब यूरिया को बॉडी के बाहर निकालते हो तो हम बोलते हैं यहाँ पे यूरियोटेलिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे शार्क आपके सामने एग्जाम्पल है. याद रखना, शार्क एक अच्छा एग्जाम्पल है जो थोड़ा अलग भी हो जाता है. शार्क इज गोइंग टू बी एक्सक्रीटिंग आउट द यूरिया. सो ये भी आपका एक्सक्रीट करता है आपका यहाँ पे यूरिया. आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो पानी में रहती है, ये क्यों यूरिया एक्सक्रीट कर रही है? तो इसका सिचुएशन या कंडीशन क्या होता है हम बाद में समझेंगे. राइट, लेकिन इतना याद रखना कि ये यूरिया आपका एक्सक्रीट करे. इसका थोड़ा सा मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है ना इसका थोड़ा अलग होता है. सो यूरिया ये आपका एक्सक्रीट करेगी. राइट, अच्छा ये फ्रॉग आपको याद है? किसी को याद है? ये फ्रॉग की पिक्चर हमने बहुत पहले देखी थी जब हमने लेक्चर पढ़ना चालू किया था चैप्टर 1 में. कुछ याद आ रहा है? क्या नाम था इस फ्रॉग का? किसी को याद है कुछ? Rana tigrina. अरे नहीं नहीं, Toad. Sir. टोड भी नहीं था, कुछ और था, याद करो. दिस इज कॉल्ड एज माय पॉइजन डार्ट फ्रॉग. कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बताओ इसके बारे में, फिर कुछ तो बताओ. यस सर बोल दिया. इसकी स्किन पॉइजनस होती है. हाँ, इसकी स्किन पॉइजनस होती है, बिल्कुल सही. इसकी स्किन पॉइजनस होती है, तो आपको इसकी स्किन को छूना नहीं चाहिए. राइट, आपको इसकी स्किन को छूना नहीं चाहिए. छू लिया तो फटाफट आपको हाथ धो लेने चाहिए. इट इज अ पॉइजन डार्ट फ्रॉग. बाय द वे, आप इसकी स्किन को कभी छू नहीं सकते. क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्यों आप इसकी स्किन को कभी छू नहीं सकते? ये यहाँ पे मिलता ही नहीं है. यहाँ पे नहीं होते हमारे. मिलता नहीं है यहाँ पे. एग्जैक्टली, ये आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये आपको मिलता है साउथ अमेरिका के जंगलों में आपको मिलेगा. सो यू कैन नॉट फाइंड दिस फ्रॉग ओवर हियर. सो फ्रॉग का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए का बिकॉज ये भी आपका यूरिया ही एक्सट्रैक्ट करेगा. याद रखना, टैडपोल अमोनिया, फ्रॉग्स नॉट बी यूरिया. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. राइट, अब हम बात करते हैं हमारे यूरिक एसिड की. सो आखिरी मेरा यहाँ पे जो वेस्ट है मेरे यहाँ पे, दैट इज माय यूरिक एसिड. अगर मैं बात करूँ यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के बारे में, अबाउट द वेस्ट एज यूरिक एसिड, सो याद रखना, इट विल बी द लीस्ट टॉक्सिक वन. ये आपका सबसे कम टॉक्सिक आपका होता है. इट इज द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी वेस्ट. वो आपका यहाँ पे होता है आपका यूरिक एसिड. राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना कि इसको एक्सक्रीट कौन करता है. सो देखा गया है कि इसको यूजुअली एक्सक्रीट करेगा आपका यहाँ पे बर्ड्स देखा गया है. रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं आपका यूरिक एसिड, एंड इवन योर इंसेक्ट्स. याद करिए, कॉकरोच यही एक्सक्रीट करता था यूरिक एसिड. राइट, और इवन कई बार आपके स्नेल्स भी यूरिक एसिड को आपका एक्सक्रीट कर लेते हैं. तो ये कुछ आपके सामने एग्जांपल है जो यूरिक एसिड को यहाँ पे एक्सक्रीट करेंगे. ये बात आपको याद रखनी है. ये करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर का आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है. तो यहाँ पे तो इसको निकालने के लिए you are spending the least amount of water. So least amount of water is required. So least amount
of water is needed. बहुत ही कम अमाउंट में आपको पानी की यहाँ पे जरूरत होती है जिसके थ्रू आप ये वेस्ट को बॉडी के बाहर आप निकाल पाओगे. सो यू नीड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रख लेना. सो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. इसको निकालने के लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. अगर कभी आपने देखा होगा, अगर आपने कभी पीजन, अगर आपके पास कोई बर्ड है, सलम के पास जैसे बर्ड है या बाकी लोग के घर के आसपास बर्ड आते होंगे, तो अगर आपने बर्ड का देखा, बर्ड का आप कभी वेस्ट देखो, बर्ड का कभी आप एक्सक्रीटा आप देखो, वो पेस्ट की तरह होता है. कभी नोटिस किया आपने? इट इज लाइक अ पेस्ट. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इट्स लाइक अ पेस्ट, राइट. मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ योर पानी एंड सॉलिड का मिक्सचर होता है वो. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट. सो जो वेस्ट जो आपको मिलता है यहाँ पे बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, इट्स मोर लाइक अ पेस्ट ओवर देयर. रेप्टाइल का भी आपने शायद कभी देखा होगा, लेकिन बर्ड्स का तो आपने देखा ही होगा. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे पानी बहुत कम आपका रिलीज किया जाता है. बताइए, किसी का क्वेश्चन था क्या? कुछ किसी ने हैंड रेज किया था क्या? नहीं. सो द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज बीन रिलीज्ड इज गोइंग टू बी वेरी लो. सो यहाँ पे बहुत कम पानी की जरूरत होती है इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए. ठीक है, और ये बहुत लीस्ट टॉक्सिक आपका यहाँ पे होता है. इट इज गोइंग टू बी लीस्ट टॉक्सिक. और ये जो आपके एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर निकालते हैं, यू कॉल देम एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स. यू कॉल देम एज अ यूरिकोटेलिक एनिमल्स. इनका काम ही ये होता है कि यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर ये लोग निकालें. तो ये बात आपको याद रखनी है कि यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एग्जांपल आपको मालूम ही चाहिए. याद रखना, इट इज द लीस्ट टॉक्सिक वन, और इसे निकालने के लिए सबसे कम पानी लगता है. ठीक है, ये जो वेस्ट होता है वो एकदम पेस्ट के फॉर्म में होता है. इट इज सेमी सॉलिड फॉर्म में ये होता है. सो इट इज लाइक अ पेस्ट. द एक्सक्रीटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एक्सक्रीटा जो आपका यहाँ पे होता है, एक्सक्रीटा इज मोर लाइक अ सेमी सॉलिड पेस्ट. It is like a semi-solid paste. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल. तो ये आपको मिलता है देखने आपके यूरिक एसिड के अंदर. सो ये चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज कॉल्ड बाय यूरिकोटेलिक. रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट आ गए, एंड इवन यू हैव अ लैंड स्नेल. द प्रोसेस ऑफ डूइंग यूरिक एसिड, the process of doing the uric acid is called as my uricotelism. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसे uricotelism. तो इतनी बात आपको याद रखनी है, और इसके एग्जांपल्स आप भूल लियागा मत. तो एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे. You will find question on the basis of the example. So birds, reptiles, insects, snails are the example of your uric acid or uricotelic animals, right? यूरिया वाले के अंदर कौन कौन आ रहा था आपका यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा था? आपके मैमल्स आ रहे थे, शार्क आ रही थी, फ्रॉग आ रहा था, और इवन योर अर्थवर्म वर द एग्जाम्पल ऑफ माय यूरियोटेलिक एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं. और अमोनिया तो सिंपल है. अमोनिया के लिए आपको चाहिए होता है बहुत सारा पानी. तो उसमें आपका आएगा बोनी फिशेस, सम एक्वेटिक इंसेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, एंड टैडपोल. तो ये आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं ऑफ योर अमोनियोटेलिक या अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स के बारे में. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सो फटाफट इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. राइट, यहाँ पे अमोनिया है एज अ वेस्ट फॉर्म्ड इन द लिवर बाय डीएमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, ये तो बाद में पढ़ोगे वापस से. लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. याद रखना, अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. राइट, बहुत टॉक्सिक होता है, हाईली सोल्युबल इन वाटर, पानी में सोल्युबल होता है, तो आप ज्यादा पानी के साथ उसे आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो. एक्सक्रीटेड रैपिडली इन द यूरिन, डायल्यूट यूरिन. ये तो चलो हम बाद में पढ़ लेंगे कि आपकी यूरिन यहाँ पे डायल्यूट होती है कौन, वो आप बाद में देख सकते हो. 500 ml of water requires elimination of 1 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो 500 ml पानी चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए. तो मैंने बोला था आपको ये पानी बहुत यहाँ पे वेस्ट होता है. देन यूरियोटेलिज्म, यूरिया आप यहाँ पे बॉडी के बाहर निकाल रहे हो, ये आपका लिवर में बनाया जाता है. ये याद रखना, इट इज फॉर्म्ड इन द लिवर बाय ऑर्निथिन साइकिल. ये आप बाद में पढ़ोगे. राइट, इसमें करने के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. इतना टॉक्सिक ये नहीं होता, कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक आपका ये होता है. इसकी भी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है पानी के अंदर. राइट, एंड इट कैन बी रिलीज बाय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. राइट, ये आप बाद में आप पढ़ सकते हो. 50 ml ऑफ वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया. राइट, मतलब पानी यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इतना पानी लग रहा है जितना आपका अमोनिया में आपका पानी लग रहा था. एंड देन यू हैव अ यूरिक एसिड. ये भी आपका लिवर में बनाया जाता है. राइट, और ये बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है. तो ये बात याद रखना,
ये बनाने के लिए बहुत ज्यादा एटीपी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, राइट। यूरिक एसिड बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता, ये बिल्कुल लाइक आपका नॉन टॉक्सिक फॉर्म होता है, राइट। ये आपका पानी में सोल्यूबल नहीं होता, ओके, एंड इट इज रिलीज इन अ पेस्ट और अ सेमी सॉलिड पैलेट के फॉर्म में इसको बॉडी के आप बाहर निकालते हो। स्लोली बॉडी के बाहर निकलेगा और इसको सेमी सॉलिड फॉर्म में आप निकालोगे। 10 ml पानी चाहिए होता है, सिर्फ 10 ml पानी फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। तो देख सकते हो आप यहाँ पे काफी क्लियरली कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो आपका लग रहा है यहाँ पे पानी का काफी कम है यूरिकोटेलिक के अंदर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मुझे फटाफट बताओ, क्या ये सब चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। तो फटाफट क्वेश्चन के आंसर देंगे आप लोग, फटाफट क्वेश्चन के आंसर, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। सो क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। बाय द वे पहले बताओ कि ये जो राइट में जो आपका एनिमल है, राइट वाला, इसके अंदर हम क्या वेस्ट एक्सट्रीट किया जाएगा? यूरिक यूरिक एसिड, बिल्कुल सही। और जो लेफ्ट में जो आने वाले उसके अंदर एसिड। इसमें भी यूरिक एसिड ही आएगा, बिल्कुल सही। इसके अंदर भी आपका यूरिक एसिड। ये स्नेक क्या कभी आपने कभी देखा है? नो सर। नहीं दिखेगा, हिमाचल में नहीं मिलता। सो इंडिया में मिलता है, हिमाचल में नहीं मिलता। इट इज माई ग्रीन वाइन स्नेक। ये मेरा यहाँ पे ग्रीन वाइन स्नेक। क्या राइट वाला एनिमल आपने देखा है हिमाचल में? यस सर। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, राइट। अब मुझे ध्यान से बताइए यहाँ पे, ये जो राइट में जो मेरा एनिमल है यहाँ पे, इसके अंदर मेरा एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? यूरिया। ऑलराइट, ठीक है। और जो लेफ्ट में जो मेरा यहाँ पे एनिमल है, इसका ओके, यस, दोनों का आंसर आपका सही है। दोनों आपके यहाँ पे मैमल है और मैमल के अंदर आपका यूरिया आप एक्सट्रैक्ट करते हो। राइट वाला एनिमल तो आपका यहाँ पे कैमल है, लेफ्ट वाला एनिमल आपका यहाँ पे कौन सा है? रैट। राइट, इसका एक स्पेशल रैट है, इसका नाम है आपका यहाँ पे कंगारू रैट। इसका नाम है आपका कंगारू रैट। इसके बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत 12th के अंदर, इसके बारे में जिक्र किया जाएगा ये क्या करता है। तो ये डेजर्ट में रहता है और इसको पानी बड़ा बचाना होता है, तो ये बल्कि पानी पीता ही नहीं है। ये जिसको जो पानी मिलता है ना, ये सीड्स को खाता है और सीड्स के फैट को ब्रेक डाउन करके उसमें से पानी निकालता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल होता है ये इसको पानी पीने से ज्यादा ये सीड खा के उससे पानी डिराइव करता है। सो इसके अंदर भी आपको यूरिया बनेगा और कैमल के अंदर भी आपको यूरिया देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ तो आपको याद होंगे। आप मुझे बताइए कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता है? कौन सा ऑर्गन हम यूज करते हैं कॉकरोच? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही। कॉकरोच के अंदर जो आप यूज करते हो दैट इज गोइंग टू बी द माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यू विल हैव अ माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इन द, इतना ये सब मालूम होना चाहिए, ये सब आप बोल नहीं सकते माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मुझे बताइए अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है? अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो उसके पास ऑर्गन होगा दैट इज गोइंग टू बी द नेफ्रीडिया, ठीक है। ऑलराइट, ये बात भी आपकी यहाँ पे सही है, नेफ्रीडिया। मुझे बताइए आपके प्लेटाहेलमिन्थिस के पास क्या होता है? फ्लेम सेल। ना, फ्लेम सेल। प्लेटाहेलमिन्थिस के पास, प्लेटाहेलमिन्थिस की जब आप बात करते हो फ्लैटवर्म्स, सो दे विल हैव द फ्लेम सेल्स, बहुत बढ़िया, दे विल हैव द फ्लेम सेल्स, बिल्कुल सही। तो ये सारे उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। मुझे बताइए जो आपके घर के आसपास जो आपको पैरेट मिलता है उसके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए क्या होता है उसके पास? किडनी ही रहेगी, बिल्कुल सही। जब एनिमल्स कॉर्डेट्स के जब आप बात करो तो हायर कॉर्डेट्स के अंदर किडनी मिल जाती है। पैरेट हो गया, छिपकली हो गई, स्नेक हो गया, ऑल ऑफ देम विल हैव अ किडनी, ऑल ऑफ देम विल हैव किडनी फॉर द एक्सक्रीशन। तो ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म्स, एलिड, सेफलोपोड्स, राइट, दे विल हैव अ प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। अर्थवॉर्म, एलिड्स विल हैव अ नेफ्रीडिया, इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच विल हैव माल्पिन ट्यूब्यूल्स एंड मैमल्स विल हैव द किडनी। तो ये सारे मेरे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इनके थ्रू आप अपना वेस्ट आप बॉडी के बाहर आप निकालते हो, राइट। तो ये टर्म्स हम यहाँ पे देख चुके हैं, अमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, ये सारे टर्म्स हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप देंगे हैंड रेज करके फटाफट। विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ एक्सक्रीशन, बोनी फिश फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोनी फिश कौन से कैटेगरी के अंदर आ जाएगा आपके हिसाब से?
जल्दी हैंड रेस करिए, इसका आंसर बताइए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ज्यादा वक्त नहीं हम लगाएंगे इसके अंदर, जल्दी जल्दी। साक्षी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ओके, अंशिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। राइट, सो ऑप्शन सी आपको बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। बोनी फिश आपकी आएगी आपके अमोनोटेलिक एनिमल्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे आप अमोनिया बॉडी के बाहर आप निकालते हो, बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर, और ये निकालने के आपको पानी की जरूरत होती है। यस, बिल्कुल सही। What gets increase in the blood if the liver become functionless? अगर आपका लिवर काम नहीं करेगा सही से, सोच के आंसर करिएगा, अगर आपका लिवर काम नहीं करेगा सही से तो बॉडी के अंदर किसका लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा? ए बी सी डी। इसका आंसर देखते हैं कौन यहाँ पे सीधा है। मुस्कान बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। मुस्कान यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं, ठीक है। आरुषि आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ओके, इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। बेटा आपको बी ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बी होगा इसका आंसर? सर अगर लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही जिससे बात, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी। अगर आपका लीवर से काम नहीं करेगा तो आपका अमोनिया लीवर में यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब लीवर आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसका लेवल आपको बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ सही आंसर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड मेनली एज। नाइट्रोजनस वेस्ट आपका मेनली किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है? और आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देख के रखे हुए उन लोगों ने, ध्यान से देखिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, चांदनी, सपना, कशिश, कृतिका, आप भी ट्राई करिए, क्या हो सकता है आंसर इसका। सो ये भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। बताइए दीक्षा, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन बी। दीक्षा को यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आपका लग रहा है। सलम आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। कोमल? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, यूरिया इन द फ्रॉग। यूरिया आपका फ्रॉग के अंदर रहता है एक्सट्रूजन के लिए, और अमोनिया रहता है आपका टैडपोल में। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी बात है, बहुत बढ़िया। देन which of the following sets of animal produce some same substance as a chief excretory product? तो पूछा ये गया आपसे, ये जो कॉम्बिनेशन आपके एनिमल्स के दिए हुए इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको सेम मिलता है आपका excretory प्रोडक्ट? तो ये भी आप आंसर कर सकते हो, you can also answer this। बताइए which of them is going to have a same excretory product? चलिए ये भी कर सकते हो बेटा, ये भी कर सकते हो सब लोग, ट्राई करो। बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने ये। बताइए प्रिया, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। प्रिया यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन सी, ठीक है। देन पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। तो पलक आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए फिर, फ्रॉक के अंदर क्या होता है वेस्ट? सर यूरिया। ठीक है, और मंकी के अंदर? सर इसमें भी यूरिया ही होगा। और डॉग के अंदर भी आपका यूरिया होगा, ठीक है ठीक है। अब मैं जानना चाहूंगा किसी से, सलम आप मुझे बताइए, कैमल के अंदर वेस्ट क्या होता है? यूरिया। हाउस फ्लाई के अंदर? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ऑलराइट। और स्नेक के अंदर? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ऑलराइट। देन कौन बताएगा मुझे? अब मुस्कान आप बताइए मुझे, फटाफट बताइएगा। मुझे बताइए आपका अमीबा के अंदर क्या होता है वेस्ट, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पानी में रहता है अमीबा, पानी के अंदर रहता है, समझो पानी में रह रहा है, बता दो। सर अमोनिया। ठीक है। चींटी के अंदर, एंट के अंदर? यूरिक एसिड। और एंटीलोप के अंदर? हिरन ही है बेटा, हिरन, एंटीलोप मतलब हिरन। यूरिया। राइट, ठीक है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो यस, आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। इस तीनों के अंदर ये आपका सेम है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी आंसर करिए। कशिश कौंडल बताइए क्या आंसर होगा 24 का? ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए, कुछ नहीं आंसर आ जाएगा, ट्राई करिए। कशिश, कृतिका, दोनों फ्रेंड बताइए 24 का क्या आंसर हो सकता है? यार लेकिन सर नहीं बताना, बताना ही नहीं। सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे? ये कशिश की आवाज थी ना, आई गेस। ऑलराइट, यस हाँ सर। ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका यहाँ पे।
द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रस बेस इज गोइंग टू बी द यूरिक एसिड। आपका यूरिक एसिड आपका लीस्ट टॉक्सिक आपका हमेशा आपका रहेगा, राइट। और इसको, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको बड़ा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपके एनर्जी का, ये बात याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 27, एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर इन द कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है आपके यहाँ पे वो स्ट्रक्चर, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं बेटा, श्वेता, सोहिन, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। क्या होता है एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर कॉकरोच में, आपको क्या मिल जाएगा? सो बताइए बताइए बताइए, इशिता कुमारी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो, और ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। मार्करिन ट्यूब्यूल्स इज समथिंग यू विल फाइंड इन द कॉकरोच, जो एक्सक्रीशन में आपके यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। देन अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि आपका क्वेश्चन नंबर 27 में आपका जो ग्रीन ग्लैंड है, ये आपको किसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है? कौन बताएगा? आरुषि आप बताओगे आप, ग्रीन ग्लैंड किसमें मिलेगा मुझे देखने के लिए? या एनीवन एल्स, कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके अपने आप को, ग्रीन ग्लैंड मुझे कहाँ मिलेगा देखने के लिए? प्रॉन, साउथ अफ्रीका। अरे अरे अरे, साउथ अफ्रीका में। ये क्या था? ये क्या आंसर था आपका? ग्रीन ग्लैंड बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये साउथ अफ्रीका कहाँ से आया? नाउ प्लीज टेल मी, ये साउथ अफ्रीका दिमाग में आया कैसे, ये बताओ पहले मुझे। व्हाई साउथ अफ्रीका? सर स्नेक का नाम था, स्नेक वाला। क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो? ग्रीनलैंड साउथ अफ्रीका? अरे बेटा ग्रीनलैंड तो एक ऑर्गन है जिसके थ्रू आप एक्सक्रीशन करते हो बॉडी के बाहर। सो प्रॉन्स और क्रैब्स के अंदर आप, क्रैब्स और प्रॉन्स के अंदर आपको ग्रीनलैंड्स मिल सकते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। आई वांट टू नो व्हाई साउथ अफ्रीका, मतलब क्या सोच, क्या लगा आपको ये पढ़ के, ये क्या है? सर वो स्नेक बताया था आपने, ग्रीन वाला। क्या ग्रीन वाला? क्या समझ ही नहीं आ रहा बच्चे, क्या आंसर है? ग्रीनलैंड साउथ अफ्रीका, पता है ना साउथ अफ्रीका बेटा। सर उसका नेम ग्रीन से स्टार्ट होता था तभी ऐसा लग रहा। अच्छा वो दैट पॉइजन डार्ट फ्रॉग की बात कर रहे हो आप लोग? नो सर, स्नेक था ग्रीन जैसा स्नेक बताया था आपने। अच्छा ग्रीन वाइन स्नेक, अच्छा यस सर। ग्रीन वाइन स्नेक, ओके। और पहली चीज, ग्रीन वाइन स्नेक साउथ अफ्रीका में नहीं मिलता, वो अपने यहाँ पे मिलता है। इट सीन्स इन इंडिया, इंडिया में मिलता है वो। सर आपने ही बताया था। वो तो उसका बोला था पॉइजन डार्ट फ्रॉग का, वो मिलता है साउथ अमेरिका के अंदर, वैसा था वो भी साउथ अमेरिका बोला था। बेटा तुम लोग, ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे तो दैट मींस आपको इतना चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। So now you have over here this diagram, you have this picture over here. So ये हम देख चुके हैं, we have seen all those things. ये वही repetitive आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये सब आप यहाँ पे जानते हो। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। So this is my definition of my excretion, एक बार फिर आ चुके हैं। The process which is concerned with the removal of the nitrous waste material, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, CO2 हो गया, जो भी आपका वेस्ट अगर आप निकालो बॉडी के बाद, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सक्रीशन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक टर्म समझाता हूँ। द टर्म इज माई ऑस्मोरेगुलेशन। एक टर्म मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस टर्म को ध्यान से सुनना, ये आपके बड़े काम आएगा आगे आगे, जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ोगे वैसे। तो द टर्म कॉल्ड इज माय ऑस्मोरेगुलेशन। तो जब हम बात करते हैं हमारे ऑस्मोरेगुलेशन की, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप अपने बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन कर रहे हो वाटर और मिनरल्स का। सो ऑस्मोरेगुलेशन में सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ water and minerals inside the body, maintaining balance of water and minerals inside the body। तो जैसे कि अगर आपकी बॉडी में H+ आयन ज्यादा हो जाए, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम आयन ज्यादा हो जाए, तो आपको उन्हें ज्यादा नहीं रखना, उन्हें आपको बॉडी के बाहर निकाल देना है। आपको बॉडी के अंदर Na आयन, Cl आयन का मेंटेनेंस आपको ज्यादा रखना है। पोटेशियम आयन ज्यादा होगा तो वो कोई काम की नहीं है, तो उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी किडनी क्या करती है? आपकी किडनी पानी को तो कंजर्व करती है, वो तो वो कर ही रही है, और उसके साथ साथ वो आयनिक बैलेंस भी मेंटेन कर रही है। इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि बॉडी के अंदर, फ्लूइड के अंदर एक सही अमाउंट में आयन आपको मिले। कैल्शियम आयंस हो गए, Cl आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, सोडियम आयंस हो गए, ये सारे आयंस आपकी बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट में होने चाहिए,
और उसे मेंटेन करना, वाटर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, इन सबको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ऑस्मो रेगुलेशन. सो योर किडनी विल प्ले अ रोल इन डूइंग द ऑस्मो रेगुलेशन, जहाँ पे वो वाटर को भी कंट्रोल करिए, कितना वाटर होना चाहिए, कितना रिलीज करना है, और उसके साथ साथ आयंस को भी मेंटेन करिए. आपके मिनरल आयंस जो आपके बॉडी में होते हैं उसको भी वो मेंटेन करती है. कितनों को बाहर निकालना है, कितनों को रखना है, वो सारा जो आपका इवेंट हो रहा होता है वो आपका किडनी करती है. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ऑस्मो रेगुलेशन. अब ऑस्मो रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करते हैं, सारे एनिमल्स करते हैं. ऑल एनिमल्स मेंटेन देयर वाटर बैलेंस एंड मिनरल बैलेंस. ठीक है, सो अपने बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल के बैलेंस को मेंटेन करने को ही हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ऑस्मो रेगुलेशन. सो दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट. तो चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं. अब आपके सामने यहाँ पे एक बर्ड है, इसका नाम है आपका यहाँ पे एल्बेट्रॉस. ये बर्ड जो आपका यहाँ पे, इस बर्ड का यहाँ पे नाम होता है एल्बेट्रॉस. एल्बेट्रॉस दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है इन टर्म्स ऑफ विंग स्पैन. इसका जब ये अपना विंग खोलता है ना तो लाइक 10 फीट जितना वो पूरा हो जाता है, या उससे थोड़ा ज्यादा होता होगा. सो एल्बेट्रॉस इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द विंग स्पैन, राइट. ये जो बर्ड आपका होता है ना, ये आपको ओशन में रहता है. ओशन में रहता है मतलब समुद्र में ये घूमता है, अपना फिश पकड़ता है, फिश खाता है, और सिर्फ कोस्टल एरिया पे आता है कुछ टाइम के लिए. नेस्टिंग करनी हो तो वो आपका कोस्टल एरिया पे वो आएगा, बाकी तो ये ओशन में ही अपना घूमना फिरना इसका रहता है, राइट. सो एल्बेट्रॉस की कभी पिक्चर देख लेना, टाइम मिले तो. काफी अच्छा बर्ड होता है. इंडिया में नहीं मिलता आपको ये देखने के लिए, बाहर मिलता है, बट इट्स अ वेरी गुड बर्ड. अब होता क्या है इसके साथ, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद दिस बर्ड. कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एल्बेट्रॉस बर्ड को पकड़ा. तो इस बर्ड को लोग पकड़ के लाए, और पकड़ के लाने के बाद उन्होंने उसे पिंजरे में रख दिया. उन्होंने बोला कि यार ये पूरा टाइम समुद्र में घूमता है, ये पानी कैसे पीता होगा. देखो, समुद्री पानी आप पी नहीं सकते, यू कैनॉट ड्रिंक द सॉल्ट वाटर. आप सॉल्ट वाटर को पी नहीं सकते हैं. अगर आप सॉल्ट वाटर को पी रहे हो तो आप और डिहाइड्रेट फील करोगे. सो यू कैनॉट ड्रिंक द सॉल्ट वाटर. तो उन्होंने क्या किया, इस बर्ड को लोग पकड़ के लाए और उसे पिंजरे में रख दिया. उन लोगों ने पिंजरे में रखा और ऑब्जर्व किया कि यार ये कैसे सरवाइव करता होगा. और पता है उन्होंने क्या किया, पिंजरे में उसे रखा और उसके सामने उसने रखा एक बाउल में पानी, और वो जो पानी था वो सॉल्ट वाटर था. तो उनको श्योर नहीं थे वो लोग कि ये सॉल्ट वाटर पिएगा या नहीं पिएगा. उनको लग रहा था कि ये बर्ड जो है बिना सॉल्ट वाटर पिए आराम से काफी लंबे टाइम के लिए जिंदा रह सकता है. ठीक है, तो उनको ये थोड़ा कंफ्यूजन था. तो उन्होंने बर्ड को लाया, पकड़ा, रखा उसको केज के अंदर, और उसके सामने रख दिया बाउल के अंदर पानी. बर्ड ने बोला कि अब क्या करें केज में रख दिया है फिजूल में इन लोगों ने. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट दे ऑब्जर्व कि बर्ड एक्चुअली सॉल्ट वाटर पी रहा था. जो बाउल में पानी था ना वो पी रहा था. तो जब उन्होंने देखा कि यार ये तो पानी पी रहा है, तो वो काफी वो हो गए, शॉक हो गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब जनरली बर्ड्स या मैमल्स वो सॉल्ट वाटर को पी नहीं सकते. समुद्री पानी जो बहुत खारा होता है उसे आप पी नहीं सकते. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके पानी पीने के बाद पता है क्या हो रहा था, उसके नाक में से फ्लूइड बाहर आ रहा था. उसके नाक में से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर आ रहा था, और उस फ्लूइड के अंदर था बहुत ज्यादा अमाउंट में NaCl. वो ये जो फ्लूइड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके फ्लूइड जो इसके नाक से बाहर आ रहा है, इस फ्लूइड के अंदर आपको मिलेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में Na और Cl आयंस. NaCl मतलब सॉल्ट. तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको Na और Cl आयंस आपको मिल जाता. तो वो टाइम पे उन्हें पता चला कि जब बर्ड आपका पानी पीता है तो पानी पीने के बाद उसकी बॉडी पता है क्या करती है, उसकी बॉडी पानी में से सॉल्ट को अलग करती है, और वो करा जाता है वाया द सॉल्ट ग्लैंड. तो बर्ड के आंखों के ऊपर एक सॉल्ट ग्लैंड होता है, और उसका काम यहाँ पे ये होता है कि वो पानी को नमक से अलग करेगा. और एक बार नमक वाला पार्ट को उसने अलग कर दिया, सॉल्ट वाले पार्ट को अलग कर दिया, वो सॉल्ट वाला पार्ट बॉडी के बाहर आ जाएगा, और जो पानी होता है वो उसे निगल लेता है, या पानी जो होता है उसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है. ये चीज आपको मिलती है देखने के लिए आपके एल्बेट्रॉस के अंदर, और ये चीज उन्हें वहां पे पता चली थी. सो दैट इज समथिंग दे कुड हैव अंडरस्टूड. अब आप मुझे बताइए उन्हें कैसे पता चला होगा कि उसके सर के ऊपर नेजल ग्लैंड होता है. कोई बताएगा कैसे पता चला होगा कि सर के ऊपर उसका नेजल ग्लैंड होता है? कोई बताएगा मुझे? कोई नहीं बताएगा? नो वन. अरे कुछ नहीं, बाद में उसको बर्ड को उन्होंने लाइक कट करके देखा था कि उसके अंदर क्या क्या है, तो उन्हें पता चला था दे हैव अ नेजल ग्लैंड, एंड इसके जैसे आपका ये सब यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे इस बर्ड को यहाँ पे भी देख सकते हो. अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो इसके बीक के टिप पे आपको एक ड्रॉप दिखेगा पानी का, दिख रहा है आपको?
Yes, sir. ये नाक से निकल के आ रहा है, ये नाक से निकल जो आ रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से वो अपने सॉल्ट को बाहर निकालता रहता है। तो ये जो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन का, दिस बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय ऑस्मो रेगुलेशन, जहाँ पे आप अपने बॉडी में से लाइक मिनरल्स को आप लाइक फिल्टर कर रहे हो, पानी को आप रख रहे हो, सॉल्ट को आप बाहर निकाल रहे हो, ये जो मेंटेन करो ना आपके बॉडी के अंदर इस बैलेंस को हम कहते हैं यहाँ पे एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये कहानी आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय एल्बेट्रॉस। तो क्या एल्बेट्रॉस की कहानी आप सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड एग्जांपल जहाँ पे आप अपने बॉडी के अंदर से लाइक पानी और मिनरल आयंस का बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो। अब एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूँ फ्रेश वाटर फिश की, इफ आई टॉक अबाउट अ फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो मछली आपके तालाब में, रिवर में आपको मिलती है उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर फिश, राइट। तो जो फ्रेश वाटर फिश आपके यहाँ पे होती है, एक हम फिश यहाँ पे बनाते हैं, ये फिश जैसे दिखनी चाहिए बस, राइट। तो ये मेरे यहाँ पे फिश, ये इसके यहाँ पे फेंस बना दिया हमने यहाँ पे, ओके। सो समझो एक आपकी फ्रेश वाटर फिश है। अब ये जो फिश आपकी रह रही है वो सारी आपके ताजे पानी में रह रही है, इट इज लिविंग इन द फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में जो आपकी फिश रह रही होती है, तो इसको प्रॉब्लम क्या होती है, इसके साथ दिक्कत ये होती है, हमेशा बॉडी के अंदर पानी अंदर एंटर करेगा, इट विल ऑल्सो हैव अ इशू दैट वाटर विल कैन एंटर इनसाइड द बॉडी, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रह रही है। तो यहाँ पे इसको कंसर्न ये रहता है कि पानी हमेशा अंदर एंटर कर सकता है, पानी हमेशा गिल्स के थ्रू आपका अंदर एंटर कर सकता है। क्योंकि याद रखना इसके अंदर पता है क्या होगा, याद रखना, सो बाहर यू हैव द वाटर, यू हैव आउटसाइड यू हैव द वाटर एंड यू हैव द फ्रेश वाटर, राइट, यू हैव द फ्रेश वाटर, सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर FW। तो फ्रेश वाटर हमेशा इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा या एंटर करेगा यहाँ पे, लेकिन वो नहीं चाहते कि फ्रेश वाटर अंदर एंटर करे। क्यों नहीं एंटर करें? क्योंकि अंदर है आपके कुछ मिनरल आयंस, फिश के बॉडी के अंदर कुछ यहाँ पे मिनरल आयंस आपके यहाँ पे होंगे, और उसका कॉन्सेंट्रेशन उसे मेंटेन करना होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन उसे मेंटेन करना है। अब आप सोचो, अब आप थोड़ा आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, अगर आप प्लान करते हो कि आज शाम को चलो मैं ग्लूकॉन डी पीती हूँ, या मैं वो आता है ना पाउच आता है ना ग्लूकॉन डी का, चलो ग्लूकॉन डी का प्लान करते हो, ठीक है। आप 1 चम्मच ग्लूकॉन डी डालते हो ग्लास के अंदर, ठीक है, 1 चम्मच आप ग्लूकॉन डी आप डालते हो उसके अंदर, और आपका छोटा भाई वहां पे दौड़ दौड़ के आता है और उसके अंदर 2 बॉटल पानी डाल देता है वो। अगर वो उसके अंदर 2 बॉटल पानी डाल देगा तो उससे क्या होगा, मुझे बताइए क्या हो जाएगा उसकी वजह से? उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट खराब हो जाएगा? अरे टेस्ट आएगा ही नहीं अब तो टेस्ट आएगा भी नहीं सही तरीके से, डायल्यूट हो गया ना बेसिकली, आपका हुआ क्या, डायल्यूट हो गया आपका। जैसे आपने 1 चम्मच पाउडर के अंदर आपने 2 बॉटल आपने पानी डाल दिया, इतना डालना नहीं चाहिए था आपको वहां पे, तो पूरा कंडीशन पे डायल्यूट हो गया आपका वहां पे, राइट। वही चीज आपको यहाँ पे भी हो सकती है कि अगर आपका पानी अंदर आता है बॉडी के अंदर, तो आपका इंटरनल जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है आपका यहाँ पे वो डायल्यूट हो जाएगा, वो आप नहीं चाहते हैं, इसका मेंटेन होना यहाँ पे जरूरी है। सो दीज आर द सॉल्ट्स, या मैं कह सकता हूँ सॉल्यूट्स, या मैं कह सकता हूँ दीज आर द इंटरनल सॉल्ट्स ओवर हियर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द सॉल्ट्स ओवर हियर, और इसको आपको डायल्यूट नहीं होने देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपके सॉल्ट्स डायल्यूट ना हो, तो आप क्या करो, बाहर से और सॉल्ट्स आप लेते रहो। एज अ फिश आप बाहर जो भी आपका सॉल्ट होता है ना पानी के अंदर भी थोड़ा बहुत सॉल्ट होगा, तो उसको आप पकड़ के अंदर ले आओ। सो पानी के अंदर जो भी आपका थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है उसको फिश पकड़ के गिल्स के थ्रू पकड़ के अंदर लाती रहती है। तो उससे क्या होता है, अंदर का लेवल आपका मेंटेन रहता है, अंदर जो सॉल्ट का जो लेवल होता है आपका यहाँ पे वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि फिश क्या करेगी, जो भी आपका बाहर सॉल्ट होगा उसको पकड़ के गिल्स के थ्रू, जो भी वो करती है गिल्स के थ्रू ही करती है, गिल्स के थ्रू इन सॉल्ट्स को पकड़ के वो बॉडी के अंदर लाती रहेगी। सो इट विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स आपके यहाँ पे एंटर करते रहेंगे। फ्रेश वाटर में सॉल्ट्स कम होते हैं, लेकिन आपके फिश उन्हें गिल्स के थ्रू कैप्चर करके उन्हें अंदर ला सकती है, राइट, ताकि अंदर लेवल मेंटेन रहे। तो अगर अंदर पानी ज्यादा बढ़ भी रहा है तब भी अंदर सॉल्ट का लेवल आपका मेंटेन रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर आपके छोटे भाई ने आके अगर 2 बॉटल पानी उसके अंदर डाल दिया, तो अब आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, अब आपको वो पीना है लेकिन टेस्ट बिगड़ रहा है उसका, तो आप क्या करोगे, आप और 4 चम्मच डालोगे उसके अंदर पानी, राइट, सॉरी नॉट पानी, 4 चम्मच आप डालोगे उसके अंदर ग्लूकॉन डी, राइट, तब जाके आपको वहां पे स्वाद बन जाएगा सही तरीके से। वही चीज यहाँ पे की जाती है। तो फ्रेश वाटर फिश को प्रॉब्लम क्या रहती है, फ्रेश वाटर फिश को प्रॉब्लम रहती है कि पानी हमेशा बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है या अंदर आ रहा है, और उसके वजह से इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर
सॉल्ट का बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये अपने गिल्स से बाहर जो सॉल्ट होता है ना, पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्ट जो रहता है उसको वो अंदर खींच लेती है, उसको अंदर इकट्ठा कर लेती है। सो दैट इज हाउ दिस इज द वे फ्रेश वाटर फिश विल डू द ऑस्मो रेगुलेशन। इस तरीके से फ्रेश वाटर फिश अपना ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे करती है। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सच्ची बताओ, इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लो, अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए सबको यहाँ पे, राइट। अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताइए, अब मुझे आप लोग खुद सोच के बताइए, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे मराइन फिश के बारे में, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, लेट्स से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट द मराइन फिश। अब मराइन फिश के साथ पता है पंगा क्या होता है? मराइन फिश के साथ यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? द प्रॉब्लम विद द मराइन फिश इज गोइंग टू बी कि इसके साथ दिक्कत ये आती है कि इसके अंदर होता है आपका ज्यादा डाइल्यूट पानी और बाहर होता है बहुत ज्यादा सॉल्ट वाला पानी। सो बेसिकली बाहर आपका होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो बाहर आपका होगा लाइक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, मतलब आप तो जानते हो मराइन ओशन है, ओशन में सॉल्ट ज्यादा होगा, ओशन में सॉल्ट हमेशा ज्यादा रहेगा। सो अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे आपका जो पानी होता है ना, अंदर का पानी ज्यादा वो होता है, मतलब इसके डाइल्यूट होता है। इनसाइड का जो पानी आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका डाइल्यूट होगा, और बाहर का जो आपका पानी है वो है आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। बाहर का जो पानी आपका यहाँ पे है दैट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है। अगर बाहर के पानी में सॉल्ट ज्यादा है और अंदर के पानी में अगर आपका यहाँ पे सॉल्ट कम है तो बताए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? बाहर से सॉल्ट अंदर आएगा, बाहर से सॉल्ट ज्यादा अंदर आ सकता है। अगर बाहर से सॉल्ट अंदर आ गया तो भी प्रॉब्लम है, वो आप नहीं चाहते। आपको अंदर लेवल मेंटेन करना है, होता है ना, आप इंटरनल एनवायरनमेंट आप मेंटेन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि इंटरनल एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे बिगड़े। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो फिश ओशन में मिलती है आपको या मराइन वाटर की जो फिश आपकी यहाँ पे होती है, इसको हमेशा दिक्कत होती है वाटर के लॉस की। अंदर से पानी बाहर जाएगा, इस चीज की इसे हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है? कि वाटर आपका अंदर से बाहर जाएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी? बाहर से पानी आपका अंदर आएगा। यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आपका बाहर से पानी आपका अंदर आ रहा है, उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि अंदर से पानी मेरा बाहर जा सकता है। क्यों जा सकता है? बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी हमेशा आपको मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो चीज आपके यहाँ पे हो सकती है। तो इसको भी ये करने से बचाना है, इसको क्या करना है? ये सब होने से बचाना है, और इसलिए ये लोग क्या करती है, ये फिश क्या करेगी, ये सॉल्ट को बाहर निकालेगी। जो भी अंदर ज्यादा सॉल्ट आएगा ना बाहर से, अगर जो भी अगर आपका सॉल्ट ज्यादा अंदर आ रहा है तो उस सॉल्ट को ये फिश बाहर निकालते रहेगी, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट आपका मेंटेन रहे, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे मेंटेन रहे। सो यहाँ पे जो भी आपका सॉल्ट आपका यहाँ पे रहता है, उसको अगर ज्यादा सॉल्ट आ रहा है ना बॉडी के अंदर, तो उस सॉल्ट को आप बाहर निकालते हो। सो एक्सेस ऑफ सॉल्ट को आप बाहर निकालते हो। सो NaCl को आप बॉडी के बाहर आप निकालते रहोगे। तो आपको एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इतना याद रखना, पहले एक मराइन फिश के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो पानी का नुकसान होगा, पानी का लॉस होगा उसके बॉडी में से। और एक जो फ्रेश वाटर फिश आपकी जो होती है, इसके पास टेंशन क्या होता है कि पानी ज्यादा अंदर आएगा, ठीक है। और मराइन फिश को क्या टेंशन होता है कि पानी बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों चीजों को उन्हें मेंटेन करना होता है। ये फिश नहीं चाहती कि पानी बॉडी के बाहर जाए, राइट, और अंदर का आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। और ये फिश भी चाहती है कि पानी बॉडी के अंदर ना आए और अंदर का आयनिक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहे। और ये सब करती है आपकी फिश विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। और ये सब करने के लिए ये जो आपके यहाँ पे किया जा रहा है, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑस्मो रेगुलेशन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई ऑस्मो रेगुलेशन, जहाँ पे आप सॉल्ट बैलेंस और वाटर बैलेंस को आप मेंटेन कर रहे हो, मिनरल बैलेंस और वाटर बैलेंस को आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो। तो क्या ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, ठीक है, तो आप ये भी अच्छा। और अगर प्लीज वापस कह रहा हूँ समझना है तो पूछना। देखो आप ये पिक्चर को एक बार फिर रात को जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर कि NaCl आप यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश जो क्या कर रही है, तो आपके वाटर अंदर आने का इसको इशू होता है, राइट। तो ये क्या करती है फिश आपके यहाँ पे, जो सॉल्ट होता है उसे अंदर ले रही होती है, सॉल्ट को पकड़ पकड़ के अंदर ले रही होती है, ठीक है। तो सॉल्ट को आपको पकड़ पकड़ के वो यहाँ पे अंदर रखेगी, ताकि आपका सॉल्ट का आपका नुकसान ना हो। सॉल्ट का नुकसान क्यों होगा? कि अगर पानी अंदर आ रहा है तो पानी के साथ साथ वो डाइल्यूट हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो ये सॉल्ट को आपका अंदर लेती रहेगी यहाँ पे, राइट। सिमिलरली सी वाटर के साथ दिक्कत क्या आ रही है आपके यहाँ पे? मराइन फिश के साथ पानी बाहर निकलने का रिस्क ज्यादा है। रिस्क मतलब पानी निकलता रहेगा, तो यहाँ पे भी उसे वो मेंटेन करना है,
तो क्या करेंगे यहाँ पे कि सॉल्ट को बाहर निकालते रहेगी, सॉल्ट को यहाँ पे वो बाहर निकालते रहेगी ताकि अंदर वाटर बैलेंस आपके यहाँ पे मेंटेन रहे। तो इतना आप यहाँ पे याद रखिए, इतनी बस इतना याद रखिए कि इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे मराइन फिश को क्या दिक्कत आ रही है, मेरे फ्रेश वाटर फिश को क्या दिक्कत आ रही है, इतना आप यहाँ पे याद रखिएगा, बस इतनी बात आप याद रखिए और कुछ नहीं। और इसको वो लोग मेंटेन करते हैं वाया ऑस्मो रेगुलेशन, इस चीज को लोग मेंटेन करेंगे थ्रू योर ऑस्मो रेगुलेशन, बस इतनी बात आप याद रखना। तो आज की क्लास में हमने ये सब देख लिया यहाँ पे, दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन इन द क्लास। इतनी बातों को अगर आप याद रख पाते हो देन आपको आगे की चीजें समझने में काफी आसानी होगी। अब जब हम लोग कल मिलेंगे तो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट माय ह्यूमन किडनी, कैसे होती है आपकी किडनी, क्या होता है किडनी के अंदर, और क्या क्या इवेंट्स किडनी के अंदर आपको होते हुए मिल जाएंगे। दैट इज समथिंग विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बताइए मुझे। इज दिस सम, आर देयर एनी काइंड ऑफ इश्यूज ओवर हियर आप सबके लिए? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। कुछ आगे स्लाइड देखते हुए अगर रात को कोई इशू आए तो बताइएगा कल क्लास के अंदर कि सर ये वाला चीज अभी भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई ट्राई टू शो यू अ पिक्चर अगेन, विद द पिक्चर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस फिश वाला चीज ऑल्सो, ताकि वो आपको चीज समझ आए, राइट। बट अगर आपको बेसिक चीज भी मालूम है तब भी आपके लिए वो इजी रहेगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनफ ओवर हियर, ठीक है। सो ऑलराइट देन, यहाँ तक ये रखते हैं आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है देन आप